अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर सभी देखने वालों को पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आज के दिन हम ये दुआ करते हैं कि ये पाक वतन सलामत रहे और ता क़यामत रहे और इस वतन के अवाम की उम्मीदों पर इस मुल्क के हुक्मरान पूरे उतरें। आज ना सिर्फ पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है, बल्कि आज का दिन तारीख़ी एतबार से इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज पाकिस्तान के पहले मुत्तफ़िक़ा आइन को मंजूर हुए 50 साल हो गए हैं। इन 50 सालों में दो आमिराना अदवार भी रहे हैं आइन मंजूर होने के बाद, और आइन पाकिस्तान जो इस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स की मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है, इस पर किस हद तक अमल हुआ आज प्रोग्राम में कुछ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने हलफ ले लिया है। अब वो जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसमें भी आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो मार्च 2018 में जिसकी बुनियाद रखी गई, 5 साल की कलील मुद्दत में इंतहाई अहम ओहदे उनको मिले हैं। सबसे बड़ा ओहदा जो अब तक है वो अनवारुल हक काकड़ साहब के पास है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनके 2 वज़राए आला अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो और जाम कमाल साहब बलूचिस्तान में हुकूमत, और इसके साथ साथ एक ना गिरने वाली दीवार साबित हुई है, खा वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या फिर इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी हो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। साथ ही साथ सदर पाकिस्तान ने भी आज पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पे मैं कहूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स अफ़ो दरगुज़र से काम लें। अफ़ो दरगुज़र से मुराद क्या है, ये इंतहाई अहम बात है। बिलखुसूस पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसमें बात की जाए तो सदर पाकिस्तान कहना क्या चाह रहे हैं। गुज़श्ता शब आज़ादी परेड हुई जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भी ख़िताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम एक हैं, पाकिस्तान के लोग पुरुम्मीद हैं, पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू। नैयर बुखारी साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के मायनाज़ कानून साज और कानूनदान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब 76वां यौम आज़ादी और 50 साल हो गए आइन मंजूर हुए, आपकी तरफ से पैगाम क्या है? और आपने इस तकरीबन 45-50 साल का आपका सहाफ़ती करियर भी है, आपने क्या देखा पाकिस्तान से मुताल्लिक, क्या खोया हमने, क्या पाया? वैसे पहली बात तो ये है कि ये यौम आज़ादी की 76वीं सालगिरह है। वैसे 77 ईयर्स हो गए हमें आज़ाद हुए। 47 में पहली हमने यौम आज़ादी था और उसके बाद आज हम 23 में हैं, तो 77 ईयर हुए हैं हमें आज़ाद हुए और 76वीं सालगिरह हम आज मना रहे हैं। ये किसी कौम के लिए खुशबख्ती की बात है, किसी कौम के लिए खुशनसीबी की बात है और फ़ख्र इंबसात की बात है कि वो आज़ाद है और उसको इतने साल हुए हैं, उसने आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, बार बार किया है। लेकिन ये जो आइन की आपने बात की है 50वीं सालगिरह, हम इस हालत में मना रहे हैं कि आज भी 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन, पहला मुत्तफ़िक़ा आइन जो था वो 1956 में मंजूर हुआ था, जिसको अयूब खान ने, एक फौजी आमिर ने ख़त्म कर दिया था और एक नया अपना आइन बना के नाफिज कर दिया था इस कौम पर। लेकिन 73 का आइन इस लिहाज से तो खुशकिस्मत आइन है, खुशकिस्मती है कि हम इस अरसे में ये आइन मोहे किसी न किसी हालत में 2 दफ़ा इसको मुअत्तल किया गया, हेल्ड इन अबेंस में रखा गया। एक दफ़ा ज़ियाउल हक ने और 10-11 साल तक उसने ऐसा किया, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए। लेकिन ये इतना जानदार आइन है और चूंकि ये कौम इसके पीछे है तो ये बार बार मुअत्तल होता है और ये बहाल हो जाता है, और जो मुअत्तल करने वाले होते हैं वो तारीख के कूड़ेदान के नज़र हो जाते हैं और आइन अपना आप अपनी ताकत, अपनी कुव्वत मनवाता है। लेकिन ये भी बदकिस्मती की बात है कि आज भी ये आइन जो है
یہ کسی نہ کسی سطح پر اس کی کوئی نہ کوئی شک تعطل کا شکار ہے. مثال کے طور پر یہ جن جمہوری اور شہری آزادیوں کی بات کرتا ہے وہ پاکستانی عوام اس سے کسی نہ کسی حد تک محروم ہیں. میڈیا جن پابندیوں کا شکار ہے, عام شہری جن پابندیوں کے شکار ہیں. جس ملک میں یوم آزادی کے موقع پر دفعہ 144 نافذ کر کے لوگوں کو کی آزادی کو محدود کیا جاتا ہو تو اس کو آئیڈیل قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن قوم کی جدوجہد جاری ہے اور قائد اعظم کے نام لیوا یہ قوم انشاءاللہ تعالی آئین کو اس کی اصل روح کے مطابق دوبارہ بحال کرائے گی. اس آئین کے ذریعے ہی ہم آئین پر عمل درآمد کے ذریعے ہی ہم ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی قوم کے لیے پیغام ہے کہ اس آئین کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنی آزادی کا تحفظ کر سکتے ہیں, ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں ایک باوقار قوم کے طور پر اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. بخاری صاحب, یوم آزادی پہ آپ کا پیغام, اور ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ سہرا جاتا ہے, انہوں نے اس سارے پروسیس کو لیڈ کیا, پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہے. 50 سال ہو گئے آئین کی منظوری کو. جو نشاندہی ارشاد صاحب نے کی, عامرانہ ادوار کا بھی ذکر کیا, وہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سی شکیں لگتا ہے کہ آج بھی تعطل کا شکار ہیں. اس کو ناکامی سمجھا جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد بھی ایک گریجول پروسیس ہے؟ تھینک یو بادشاہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ 77th انڈیپینڈنس ڈے ہے ہمارا اور سالگرہ 76 سالگرہ منائی جا رہی ہے. بلا شبہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اور اس میں جو لیگل ایشوز کراپ اپ ہوتے رہے سنس 47 آنورڈ, یہ تو سارے قوم کے سامنے ہیں. لیکن اس سٹیج پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے تو پوری قوم کو یوم آزادی مبارک ہو, اور میری دعا ہے اور گزارش بھی ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور جو سپریم لا ہے اس ملک کا اس کو سپریم ہی تصور کیا جائے, عمل درآمد بھی کیا جائے, اور جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انشور کریں کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے, وہ اپنی اتھارٹی سے ٹرانسگریس نہیں کریں گے, وہ دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے جو اسٹیٹ آرگنز کے پاس اختیارات آئین تفویض کرتا ہے ان کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی اور آئین کی عملداری رہے گی, اس کی کنٹینیوٹی رہے گی تو چیزیں ریفائن ہوتی نظر آئیں گی آپ کو. اسی وجہ سے آپ ریفارمز بھی کر سکیں گے, اور جب تک سسٹم کنٹینیو نہیں کرے گا تو پھر بریک ڈاؤن ہوگا, تو پھر آپ سکوئر ون سے دوبارہ شروع کریں گے, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہوگی اور ادارے اس کی پاسداری بھی کریں گے, تو یہ مشکل بات ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے لے کے 2013 تک رکھی, اور یہ کنٹینیوٹی ہے کہ ایک سویلین گورنمنٹ سے دوسری سویلین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ آئین جو سپریم لا ہے جو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. ارشاد صاحب نے بالکل فرمایا کہ اس کے ساتھ جبر ہوتا رہا قوم کے ساتھ بھی اور اس آئین کے ساتھ بھی, لیکن یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کی فیڈریشن قائم نہیں رہ سکتی. پاکستان کی انٹیگریٹی کا اور سولیڈیرٹی کا انحصار اس آئین پہ ہے, اور اسی آئین پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. بخاری صاحب یہ فرمائیں کہ اس آئین کے آپ محافظ بھی ہیں, آپ بانی بھی ہیں, لیکن یہ پی ٹی ایم کی حکومت کے دور میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کا خود تذکرہ آپ کے لیڈران کرام کرتے رہے وقتاً فوقتاً کہ یہ بھی ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے, یہ بھی اپنی یہ تازہ ترین جو واقعہ ہے نئے وزیر اعظم کا, اب وہ اتفاق رہے کی صورت بن گئی ہے, سب پارٹیوں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نہ ہماری لسٹ میں یہ نام تھا, نہ مسلم لیگ کی اور دوسرے اتحادیوں کی لسٹ میں تھا.
یہ جو صورتحال آپ کے حکومت کے دور میں ہوئی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اختر مینگل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے سپیس کم ہو گئی ہے، تو آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ارشاد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا آئین پہ عمل درآمد. دیکھیں بالکل کہیں نہ کہیں لیپسز ہو جاتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں. اب میرا ایمان ہے، میرا دین ہے کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس پہ بھی انسانوں سے کئی لیپسز ہوتے ہیں. لیکن آپ قرآن پہ تو تنقید نہیں کر سکتے. آپ اس پہ عمل درآمد جو نہیں کر سکتا، آپ اس پہ تو بارے میں ضرور کہہ سکتے ہیں نا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے دینی حوالے سے تو اس کی وہ اصلاح کر لیتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں آئین میں کہ اگر کہیں کسی نے کوتاہی کی، کوئی لیپسس ہوئے، تو اس کو اس کی ریکرنس نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ارشاد صاحب، یہ تیسرا دن ہے یہ میڈیا اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ خورشید شاہ یہ نے کہہ دیا. خورشید شاہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا اس نامینیشن پہ ڈس ایگریمنٹ ہے. اس کی بڑی سیدھی سی بات میں وضاحت کر دوں کہ خورشید شاہ اس کمیٹی کے ممبر تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوٹ کی کہ جو پرائم منسٹر کی ٹیم کے ساتھ نام شیئر کرے گی، ڈسکس کرے گی. خورشید شاہ صاحب کا رول یہی تھا. اور اس کمیٹی میں یوسف اللہ گیلانی بھی تھے اور اس کمیٹی میں نوید قمر بھی تھے. تو یہ جو نام آیا کاکڑ صاحب کا، یہ تو ٹریجری بینچز کی طرف سے تھا ہی نہیں. اس لیے خورشید شاہ صاحب کی نالج میں کیوں ہوتا؟ یہ اگر نون کی نالج میں ہوتا تو نون شیئر کرتی. یہ نون کا تو یہ نام ہی نہیں تھا. نام بھی اپوزیشن کی طرف سے آیا. تو اپوزیشن لیڈر نے جب ملاقات کی، اس سے قبل پی ڈی ایم کی بہت ساری جماعتوں نے، قیادتوں نے اختیار دے دیا تھا پرائم منسٹر کو کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں. جو لاسٹ ڈنر ہوا 9 تاریخ کو پرائم منسٹر ہاؤس پہ، جہاں پہ پی ڈی ایم کی قیادت موجود تھی، تو وہاں پہ تو یہ معاملات انٹرسٹ کر دیے گئے پرائم منسٹر کو. میری قیادت بھی وہاں موجود تھی، چیئرمین بلاول بھٹو بھی موجود تھے، اور وہ ریسپشن اس ڈنر سے نکل آئے لیکن پرائم منسٹر سے گفت و شنید کر کے آئے. اس لیے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اگر میڈیا بلا وجہ کوئی اعتراض کرنا چاہتی ہے. بخاری صاحب اعتراض کی بات نہیں ہے. بخاری صاحب پوچھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب قائد حزب اختلاف نے ان کو نام دیا تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا. بنیادی سوال یہ ہے جو خورشید شاہ صاحب کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی جی 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 ارشاد صاحب، یہ وزیر اعظم کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور جو الائنس کی جماعتیں تھیں ان کی قیادت سے وہ بات کرے. میں قیادت کی بات کرتا ہوں، لیڈرشپ سے وہ بات کرے. وہ انڈر آبلیگیشن تھے، اس لیے کہ اگر یہ باقی جماعتیں نہ ہوتی تو وہ پرائم منسٹر نہ ہوتے. ایک جماعت بھی جو الائنس میں بیٹھی تھی نہ ہوتی تو ان کے پاس اکثریت ہی نہیں آنی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. ان پہ ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری انہوں نے اپنی نبھائی ہوگی. اختر مینگل صاحب نے اعتراض کیا، اس کا رسپونڈ تو نون والے کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. وہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی نہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ موجود. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. تو صدر مملکت کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا چاہیے، افود درگزر سے کام لینا چاہیے، یہ پیغام کیا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابقہ ایم این اے سائرہ بانو صاحبہ نے. سائرہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سائرہ صاحبہ یہ بتائیے گا، کاکڑ صاحب مقرر ہو گئے نگراں وزیر اعظم. نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ نام ہی اپوزیشن کی طرف سے آیا. تو جی ڈی اے آپ کی جماعت اس سے مشاورت کے بعد راجہ ریاض صاحب نے یہ نام دیا تھا؟ نہیں جی، ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی اور بالکل بھی مشاورت نہیں ہوئی. کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی کہ ایسے ہی
दिखावे के लिए कोई मीटिंग होती और कोई भी नाम हम डिस्कस करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते रहे कि मीटिंग करनी है करनी है करनी है, और उसके बाद वो कहते ना कि रुखसती का दिन आन पहुंचा, हम लोग रुखसत होके अपने अपने घर आ गए, पीछे फिर हमारा तो वो कहते ना राजा साहब कह रहे हैं, राजा साहब ने तो बीबी राजा साहब ने तो ये कहा एक दिन वजीर आजम से मीटिंग कैंसिल की कि अभी मेरी मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, आज मैं मुशावरत कर रहा हूँ। तो वो किससे मुशावरत कर रहे थे? पता नहीं वो किससे मुशावरत कर रहे थे, वो ख्यालों में मुशावरत कर रहे थे, आईने के सामने बैठ के मुशावरत कर रहे थे, या हमारी तस्वीरें रखी हुई थी, हमें नहीं पता, लेकिन बिल्कुल भी कोई मुशावरत नहीं हुई। इसलिए कि मैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब से, साहिबा से वो क्या कहते हैं इन टच थी, और हम बार बार पूछ रहे थे। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपको बुलाया, और मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको बुलाया, और फिर हम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि गौस बख्श महर साहब वैसे तो पार्लिमानी एज ए वो जो कहते हैं लिखत पढ़त में थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके थे 10-15 दिन पहले। अच्छा, ये बताइए सायरा साहिबा, आपने कहा कि रुखसती के वक्त भी नहीं पूछा, अपोजिशन के कुंबे के सरबराह थे राजा साहब, तो ये तो उनका फ़र्ज़ बनता था हर एतबार से, अखलाकी एतबार से भी, और ऐसी बेरुखी क्यों फिर आपसे, जीडीए से बिलखुसूस? देखिए खाली मतलब अब आप कैसे, अब तो कुछ अखलाकियात रह नहीं गई ना, सबको सब कुछ पता है, लेकिन वही बात है कि मैं ना बोलूं, बस ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जिस वक्त वो बने थे अपोजिशन लीडर, उस वक्त भी कोई ऐसा वो नहीं था कि उनके अंदर मुझे वोट्स का पता कि किसने बोला किसने नहीं कहा। उनका जो किरदार रहा पूरे 1.5 साल वो भी आपके सामने था, और अभी मतलब इसको तो जितने भी हमारे एंकर हजरात है, अगर किसी के दिल को ये बात लगती है तो मुझे उस महाशय का नाम बता दीजिए कि जो ये समझता है कि राजा रियाज साहब ने अपनी समझ बूझ से मशावरत करके काकड़ साहब का नाम दिया। तो ऐसे ला हासिल बहस हम ऐसे पीठ पीछे बातें करके उनके गुनाह कम कर रहे हैं, वो बेचारे बस छोड़ दें। जी इरशाद साहब, चले गए इरशाद साहब, कि उन्होंने कह दिया था कि मेरा राजा साहब को दाद दीजिए कि उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की, उन्होंने एक नाम पेश किया जो उनके यानी पाकिस्तान में जो एक बेस्ट ऑप्शन थी वो पेश की, और इससे 14-15 जमाती जो इत्तेहाद है उसने भी इत्तेफाक कर लिया। तो ये फिर तो राजा साहब की जहानत को, सियासी बसीरत को दाद देनी चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा सायरा साहिबा, आज सदर पाकिस्तान ने कहा कि स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और अफवाह दरगुजर से काम लें, इसका मतलब क्या लिया जाए अफवाह दरगुजर का? जाहिर है वो सदर साहब जिस पार्टी के सदर हैं वो अफवाह दरगुजर उसी तनाजुर में कह रहे होंगे, लेकिन बहुत देर से उन्होंने ये बयान दिया, सदर पाकिस्तान थे, और ये तो कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। तो अभी अगर वो अफवाह दरगुजर की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि आगे जो वो मौशी सूरत हाल, हमारी बाकी सब चीज़ें, पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, सब चीज़ें बस अब वो हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा ये मामला सब एक टेबल पे बैठे, पिछली गलतियां माफ, और आगे बढ़ने का सोचें, क्योंकि इसका कोई हल नजर आ नहीं रहा। अच्छा, ये फरमाएं अनवार काकड़ साहब के नामजदगी के बाद, और उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने बाप पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, अपनी सेनेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया, ताकि मैं एक गैर जानिबदार वज़ीर आज़म के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकूं। आप समझते हैं एक तो वक्त पर इलेक्शन अब हो जाएंगे, और दूसरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन की गारंटी करेंगे काकड़ साहब, या अब भी शुकूक व शुबहात बरकरार रहेंगे? आपने कहा ना ये बहुत अच्छी बात है, वो ना भी इस्तीफा देते तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने क्या कर लेना था, तो जाहिर इस्तीफा तो देना था ना किसी पार्टी के, तो मुझे समझ नहीं आती, भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, ऐसे मैं बात कर रही हूँ, उनकी हमदर्दियाँ ये चीजें तो अपनी पार्टी के साथ होंगी ना, ऐसे कैसे बात है। और इलेक्शन वक्त पर ये उनके हाथ में भी नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन जब तक बताए, जब तक ये हल्का बंदियां हो, जब तक ये सारी चीजें हों, अभी तो वो डेट बताएंगे ना कि क्या मर्दमशुमारी, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि हमारे जो साथी गए हैं, जो असेंबली डिसॉल्व हुई है, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई थी,
तो उनका जो माइंड मेकअप हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है 15 फरवरी का, कि फरवरी अच्छा। तक वो जी उन्होंने सोच लिया है कि ये फरवरी से पहले नहीं होंगे। अब फर्क इसलिए कि वो भी अड़चन जो मुझे बताई गई कि भाई सेनेट का इलेक्शन होने और फिर सारा कुछ होगा, ये तो 15 फरवरी उन्होंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये एक जहन में रखा हुआ है कि इलेक्शन जो भी है नेक्स्ट ईयर फरवरी तक होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता, आप देखिए ना फिर कहाँ गई आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। खैर वैसे एग्जाम्पल तो सेट हो चुकी है पंजाब और केपीके की, तो अब ये भी चलते रहे। जिस तरीके से एक मजबूत टीम आई है, जो नाम हमने सुने हैं, जैसे काकर साहब आए हैं, फिर हफीज शेख साहब आ गए, फिर वो बोन साहब और 4-5 जिलानी साहब आ गए, तो जिस तरीके की ये एक टीम आई है, तो मतलब मेरे से मेरी राय पूछें तो मुझे नहीं पता सेनेट का क्या होगा। लेकिन ये बात मैंने 2020 में 22 में नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में पिछले साल कही थी कि इलेक्शन नहीं होते और अगर कोई निगरान सेटअप आया तो वो लिंगर ऑन करेगा। या मजबूत सेटअप आया है। सायरा साहिबा, अब सवाल ये है कि 50 साल आज आईने पाकिस्तान को मंजूर हुए भी हो चुके हैं आज के दिन में। अभी आपकी जो पार्लियामेंट गुजरी है, ये 5 साल 15वीं जो कौमी असम्बली थी, इससे मुतालिक पिलडेट ने एक रिपोर्ट दी है 24,23,000 रुपये यौमिया फ़ी घंटा जो ऑपरेशंस हैं पार्लियामेंट के उन पे खर्च आता है। और जो लेजिस्लेशन आपने की और फिर वो कहते हैं जमहूरियत इससे मुतालिक कमज़ोर हुई है। आप पार्लियामान का हिस्सा रही हैं, आप इस 5 साल में इस असम्बली की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे ख्याल में मैं अगर पिछली असेंबलियों को अपने ख्यालों में सोचूं तो उसकी भी कमोबेश ऐसी ही रही होगी, क्योंकि लेजिस्लेशन तो मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो जिसका डायरेक्ट अवाम से ताल्लुक हो। और ऐसे ही था। अभी पिलडेट की रिपोर्ट आपने बताई कि 24 लाख रुपए योमिया एक खर्च होता था। योमिया नहीं, फ़ी घंटा 1245 घंटे सारा लेजिस्लेशन हुई है, ये अमल हुआ है और तकरीबन ये 3 अरब समथिंग बनता है जो 5 साल में सिर्फ इस बात पे लगे जी, 5 साल के। तो डॉट उनको कहिएगा, मतलब जाहिर जो सही बात है वो बतानी चाहिए कि उसमें पार्लियामेंटेरियन पे कितने खर्च हुए और जो ताम झाम है पूरी असेंबली का ताम झाम है, जिसमें अमला, जिसमें पीआईए का अमला, रेलवे का अमला, सीडीए का अमला, लिफ्ट मैन, नायब कासिद, ऑफिस जो खुलते हैं उनके टीए डीए मिलाकर सारा इल्जाम प्लीज आप सियासतदानों पे ना रखें। हमारी तो असेंबली पूरी नहीं थी, पहले कोरम पूरा नहीं होता था, मुश्किल 150-200 बंदा आता था, और अभी तो 1.5 साल तकरीबन 2-3 मौकों पे वो उनके बंदे पूरे होंगे, वरना तो 20-25 के साथ असेंबली चली है। ये जो हर दौर में आकर अपनी भर्तियां होती हैं, तो जो वो कहते हैं ना कि इतने ज्यादा लोग हैं कि एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास 5-5 उनको अमला दिया हुआ है। तो ये वो बिलाल महबूब साहब को बताइए कि ये इसमें सारा 24 लाख रुपए घंटा सिर्फ मेंबरान का नहीं है, पूरी असेंबली का खर्च है। जी। तो हमारे चेयरमैन और स्पीकर साहिबान ने भरे हुए लोग, उनका खर्च है। इरशाद साहब, सर अभी मैं कि ये जो 15 फरवरी की आप बात कर रही हैं, यही सुन रहे हैं 15 फरवरी की तो सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि 24 होगा या 25 होगा। लेकिन ये फरमाएं कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद के जो गुनाह हैं अवाम की सतह पर वो माफ़ हो जाएंगे, उस अरसे में हालात नॉर्मल हो जाएंगे और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगा? क्योंकि आपका पब्लिक पल्स पे हाथ है, तो आप समझते हैं कि ये इसका फायदा होगा इलेक्शन डिले होने का हुक्मरान इत्तेहाद को? देखिए, अब फिर बहुत ही ज्यादा सच निकल जाता है। आवाम के सामने जाना है, जीतना है, नहीं जीतना, ये सब सारी बातें हैं। हम इसमें आप और हम प्रोग्राम तो कर सकते हैं, बहस तो कर सकते हैं, लेकिन मसला कबूलियत और मकबूलियत के बीच में आके अटक जाता है। अवाम बेचारी कहाँ पर है? अगर आप वोटों की बात करें तो वो कहते हैं, मेरे पास अभी कोई सेइंग है, मैं अल्फाज भूल गई हूँ, कि वो वोट डालने वालों की अहमियत नहीं होती, गिनने वालों की होती है। तो ये तो हम ऐसे ही ना थोड़ा सा वो माहौल बनाने के लिए कहते हैं कि ये अवाम के पास कैसे जाएंगे, अवाम के पास कैसे जाएंगे। अरे चले भी जाते हैं और जीत भी जाते हैं, ये सारी ऐसी बातें हैं। और अभी जाहिर है देखो
फरवरी के बाद इनका चीखना धाड़ना शुरू होगा। ठीक है सायरा साहिबा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। सायरा बानो GDA की MNA थी, साबिका MNA। अब तो एक ब्रेक के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी कलील मुद्दत में इतने अहम ओहदों पर कैसे उसके लोग फाइज हो गए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2018 में ये पार्टी वजूद में आती है और फिर उसके बाद से लेके अब तक एक वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, 2 वज़राए आला, एक सूबे में हुकूमत, और इंतहाई अहम बात यह है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो तब भी सादिक सिंजरानी साहब कामयाब हुए, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो वो भी नाकाम हुई। इरशाद साहब, ये ब्रीफ से टाइम में ब्रीफ सी हिस्ट्री है BAP की, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अब निगरां वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, मौजूदा हालात में उन्हें क्या करना होगा? क्योंकि बहुत बड़ी बहस है इलेक्शन टाइम होंगे या नहीं होंगे, एक सियासी बेयकीनी अभी भी मौजूद है। अब साहब, इक़्तिदार हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं कि इक़्तिदार इंसान को या बतौर इनाम मिलता है या बतौर इम्तिहान मिलता है। अगर इंसान उसको इम्तिहान समझे तो वो उसके लिए इनाम बन जाता है, लेकिन अगर उसको इनाम समझे और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए या वो कुछ करना शुरू कर दे जो बादशाह करते हैं, तो उसके लिए वो फिर इम्तिहान बन जाता है। इक़्तिदार यजीद को भी मिला, ये मुहर्रम का महीना है तो इस मुनासबत से मैं बात कर रहा हूँ। इक़्तिदार यजीद को भी मिला, इक़्तिदार उमर बिन अब्दुल अजीज को भी मिला, उसी खानदान के फर्द को। यजीद ने उसको इनाम समझा और उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने गलतियां हुई कि 1500 साल से लानत मलामत हो रही है, और शायद रहती दुनिया तक लानत मलामत का वो हकदार होगा जिसने इक़्तिदार को इनाम समझ के बदबस्ती शुरू कर दी। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको इम्तिहान समझा, वो उनके लिए इनाम बन गया। आज तक उमर बिन अब्दुल अजीज जो है अपनी रहमदिली की वजह से, इंसान दोस्ती की वजह से, इंसाफ पसंदी की वजह से आज भी वो आइडियल हैं मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के भी। तो निगरान वजीर आज़म का बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो तो शफाफ, गैर मुतनाज़े, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना इंतखाबात कराना है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो आइन के दायरे में रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दें, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अपना फ़र्ज़ अदा करें, किसी की गलत हिमायत ना करें और किसी से ज़्यादती के मुर्तकिब ना हों, और किसी की बेजा रू रियायत जो है वो भी ना करें। पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, बड़ा वक्त उनके लिए पड़ा हुआ है, और खारजा उमूर में, दाखिला उमूर में उनका मुतालिया भी है और अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं काकड़ साहब। तो अब उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि क्या वो तारीख में अपना नाम बनाना चाहते हैं जी, या एक पावर पॉलिटिक्स में इसी तरह जिस तरह माजी में बाद लोग उलझे और फिर उसके बाद गुमनाम में चले गए। वो ये इंतखाब उन्होंने करना है अपने लिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। जी ठीक। अच्छा, बाप पार्टी का मामला है, बाप का ये मैं थोड़ा सा कहूँगा कि बाप का इतना तो हक है कि वो सबसे ज्यादा लायन शेयर ले सके, तो बाप को ये लेना चाहिए, उसने ले लिया। अब ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, दूसरे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि उन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल जद्दोजहद की और एक पार्टी जो बनी और फौरन इक़्तिदार में आ गई, और वो में ऐसी आई है कि अब इक़्तिदार उसका मोहताज है। बहरहाल इरशाद साहब, एक और पहलू आज के दिन की इन मुनासिबत से, गॉड ऑफ ऑनर के बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हुए, काकड़ साहब ने उन्हें रुखसत किया बतौर वज़ीर आज़म और बतौर सियासतदान। शहबाज शरीफ साहब का जो कंडक्ट है, इत्तेहादियों को लेके चलना, एग्जीक्यूटिव को लेके चलना, आप समझते हैं कि वो बड़ा तसल्ली बख्श रहा है? ऐसा कोई बड़ा तनाज़ा उनकी शख्सियत को लेकर इन पिछले 15-16 महीनों में तो रिपोर्ट नहीं हुआ। कारकर्दगी समथिंग एल्स, लेकिन हाँ मैनेज कैसे किया शहबाज शरीफ साहब ने शख्सी एतबार से?
نہیں شہباز شریف صاحب کو اس لیے نہیں لایا گیا تھا کہ جی وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں، ان کو لایا گیا تھا کہ ان کی پنجاب سپیڈ بڑی مشہور تھی، سمجھا جاتا تھا کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس سے ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں مقتدر حلقے ہیں بڑے متاثر تھے۔ لیکن 1.25 سال میں صحیح بات ہے کہ کسی اور کو تو چھوڑیے، مخالفین کو چھوڑیے، غیر جانبدار لوگوں کو چھوڑیے، ان کی اپنی پارٹی کو اور اپنے دوستوں کو اپنے سے متاثر ہونے والوں کو انہوں نے نہایت محسوس جو ہے مایوس کیا ہے، وہ پرفارم نہیں کر سکے۔ باقی اتحادیوں کو دیکھیں، بلیک میلنگ آپ برداشت کرتے جائیں، اتحادیوں کو لے کے چلنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہوتا۔ مشکل کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بلیک میلنگ میں آئے بغیر آئین اور قانون کے مطابق قومی ضرورتوں کے مطابق فیصلے بھی کریں، اقدامات کریں اور پرفارم بھی کریں، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔